वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और मगध साम्राज्य में हम लोग नंद वंश, शिशुनाग वंश और उसके बाद जो बृहद्रथ वंश है, हर्यक वंश, इन सब के बारे में देख लिया किस प्रकार मगध का उत्थान हुआ। अब हम लोग इस मगध के पतन की ओर, पतन के बाद जो वंश बना, ब्राह्मण साम्राज्य, जैसे कि सातवाहन वंश, शुंग वंश और उसके बाद कण्व वंश, इन सभी के बारे में देखेंगे। जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध साम्राज्य का पतन हो गया था तो इन लोगों ने संभाला। हालांकि शुंग वंश के बाद एक अंतिम सातवाहन वंश रहेगा जो एक बड़ा साम्राज्य था। कण्व वंश छोटा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस मौर्योत्तर काल के इस राजवंशों को, जो कि ब्राह्मण राजवंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म लगभग समाप्ति की ओर हो चला था तो इन्होंने पुनरुत्थान किया। वैदिक पुनर्जागरण का काल या हिंदू पुनर्जागरण का काल इन्हें जानते हैं, ब्राह्मण पुनर्जागरण का काल जानते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस शुंग वंश के बारे में। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुंग वंश, सबसे पहले शुंग वंश जो है, वैसे तो 185 ईस्वी से लेकर इसे 75 ईसा पूर्व तक मानते हैं, 185 से 75 ईसा पूर्व। लेकिन जो मेन इसका शासक है वह पुष्यमित्र शुंग ही है, इसलिए इसी के शासन काल को हम लोग शुंग वंश का काल मानते हैं, 185 से 149। वास्तविक देखा जाए तो 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक यह काल शुंग वंश माना जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस शुंग वंश के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद मौर्य वंश उदासीन हो गया और निष्क्रिय हो गया। हम लोगों ने क्या देखा था कि मौर्य वंश में जब कलिंग पर विजय प्राप्त किया अशोक ने, तो उसके बाद उपगुप्त के शरण में जाकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों की हत्याएं कर दी थी। तो इसी के कारण अशोक ने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का समर्थक बन गया, पूरी तरह से सारा चीज़ छोड़ छाड़ दिया। तो इसके बाद धीरे धीरे उसके साम्राज्य का पतन होने लगा और छोटे छोटे साम्राज्य जो उसके सामंत हुआ करते थे उनका उदय होने लगा। तो सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद मौर्य साम्राज्य क्या हो गया, उदासीन और निष्क्रिय हो गया। अब मौर्य साम्राज्य में उतना हिंसा और रक्तपात करने वाला, साम्राज्य विस्तार करने वाला कोई शासक नहीं रह गया था। सम्राट अशोक की अहिंसक नीतियों के कारण अखंड भारत अब धीरे धीरे नष्ट होने लगा और उसका आकार छोटा होता गया। तो सम्राट अशोक ने क्या किया कि बौद्ध धर्म अपना लिया, अहिंसा का पालन शुरुआत कर दिया। तो इसी कारण जो अखंड भारत बन चुका था मौर्य वंश में, वो अब धीरे धीरे क्या होने लगा, तो नष्ट होने लगा और भारत का आकार भी क्या होने लगा, तो छोटा होने लगा। राजा सतधन्वन के काल में मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से सिकुड़ गया। राजा सतधन्वन था जो कि इस मौर्य साम्राज्य का जो लगभग अंतिम की ओर शासक था। तो उस समय में मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से क्या हो गया, सिकुड़ गया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, जो अत्यंत निष्क्रिय और विलासी था। इसी कारण भारत पर उस समय विदेशी आक्रमणों में भी बढ़ोतरी हो गई। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक भी बृहद्रथ और अंतिम शासक भी बृहद्रथ था। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ अत्यंत निष्क्रिय था और इसी कारण जो विदेशी आक्रमण था वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जैसे कि सिकंदर भी उसी समय का था। सिकंदर, मिरांडर, ये सभी विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। सम्राट बृहद्रथ विदेशियों का सामना करने में बिल्कुल असमर्थ था, जिसके कारण प्रजा और सेना में विद्रोह आरंभ हो गया। तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, वह विदेशियों का सामना करने में बिल्कुल ही असमर्थ था। इसी के कारण प्रजा में और सेना में विद्रोह आरंभ हो गया। इसी का लाभ उठाकर बृहद्रथ का एक प्रधान सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो चूंकि बृहद्रथ जो था वह निरंकुश था, विलासी था
और उस प्रजा को कंट्रोल करने में अक्षम था, तो इसी का लाभ उठाया उसका एक सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण था, जाति से क्या था, ब्राह्मण था। तो उसने मौका देखकर बृहद्रथ की हत्या कर दी। तो पुष्यमित्र शुंग ने इसी का लाभ उठाकर जो कि बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था, उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी। बृहद्रथ ने राष्ट्र और सेना के बारे में, और इस हत्या का एक और कारण भी था कि जो बृहद्रथ था उसने अपने राष्ट्र और अपने सेना के बारे में कुछ अप्रिय वचन बोल दिया था, कुछ बुरा भला कह दिया था। तो इससे और आग बबूला हो गया कौन, पुष्यमित्र शुंग। और इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दिया। और इसमें पुष्यमित्र शुंग के प्रजा ने भी साथ दिया, क्योंकि वो लोग भी इस राजा को पसंद नहीं करते थे, बृहद्रथ को। और बृहद्रथ ने क्या किया था कि कुछ अपशब्द बोल दिया था सेना और प्रजा के बारे में, तो इसी कारण वे चाहते थे भी कि इसे मार दिया जाए। तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी, कब, 185 ईस्वी में, इसी का लाभ उठाकर। और इस प्रकार एक नए राजवंश की शुरुआत हुई जिसका नाम था शुंग राजवंश। तो बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की 185 ईसा पूर्व में, जिसका नाम था शुंग राजवंश। ये भी एक बहुत बड़ा राजवंश था। तो बृहद्रथ का प्रधान सेनापति कौन था, पुष्यमित्र शुंग, जिसने 185 ईसा पूर्व में इस बृहद्रथ के द्वारा कहे गए अपशब्द के कारण प्रजा और सेना के विरुद्ध उसने अपशब्द कह दिया था। इसी कारण पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण ने बृहद्रथ की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग राजवंश। शुंगों की जो जाति थी कौन सी, ब्राह्मण। शुंग ब्राह्मण जाति के थे। इसी कारण जो मौर्योत्तर काल है उसके बाद देखिए, मौर्य वंश के पतन के बाद यहाँ पे एक देशी आक्रमण भी शुरू हो गया और एक विदेशी आक्रमण। जो देशी आक्रमण शुरू हुआ उसमें सबसे पहले ब्राह्मण वंश का आक्रमण शुरुआत हुआ, ब्राह्मण वंश का उदय हुआ। और विदेशी आक्रमण एक तरफ चला, जैसे सतवाहन वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, इसके बाद भी कुछ आएंगे जैसे कि पुष्यभूति वंश। तो ये सभी वंश चले आएंगे, हम लोग सबको डिटेल में देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप अशोक ने यज्ञों पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद शुंगों के द्वारा पुरोहित का कर्म त्याग कर सैनिक वृत्ति स्वीकार कर लिए। तो चूंकि ये ब्राह्मण थे तो पहले पुरोहित का काम करते थे मौर्य वंश के समय। तो मौर्य वंश के राजाओं के समय ये जो शुंग थे ये क्या करते थे, तो ये पुरोहित का काम करते थे क्योंकि ब्राह्मण थे। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया तो इनका व्यवसाय अब धीरे धीरे बंद होने लगा। तो चूंकि जो मौर्य वंश के शासक थे अब ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, इसके फलस्वरूप जो यज्ञ था, अशोक ने यज्ञ पर रोक लगा दिया। तो ब्राह्मणों का जो व्यापार था वह अब धीरे धीरे बंद होने लगा। तो इसके बाद शुंगों ने क्या किया, जब ब्राह्मण का व्यापार बंद होने लगा तो इन्होंने पुरोहित का मार्ग त्याग दिया और उसके बाद सैनिक आवृत्ति को स्वीकार कर लिया। अब ये सैनिक बनने लगे। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी, सेनानी या सेनापति। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी उपाधि धारण की, सेनापति या फिर सेनानी। उसने राजा के बारे में कभी नहीं सोचा अपने आप को, वह सेनापति या सेनानी का ही रूप धारण किया। तो पुष्यमित्र शुंग ने किसकी उपाधि धारण की, सेनानी या सेनापति। दीर्घ काल तक शुंग मौर्यों के सेनापति होने के साथ पुष्यमित्र शुंग इसी रूप में विख्यात रहा तथा राजा बनने के बाद भी पुष्यमित्र शुंग यह उपाधि धारण किए रहा। तो बहुत समय तक पुष्यमित्र शुंग मौर्यों का सेनापति था, इसी कारण यह इसी रूप में विख्यात रहा। अपने आप को कभी राजा नहीं माना। तो सेनापति की उपाधि धारण करके ही यह मौर्यों के सेनापति की उपाधि धारण करके ही यह बहुत समय तक शासन किया और राजा बनने के बाद भी इसने यह उपाधि धारण की थी, सेनापति का उपाधि। शुंग वंश में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ और मनु स्मृति के वर्तमान स्वरूप की भी रचना की गई। तो एक बात याद रखें कि शुंग वंश में
संस्कृत भाषा का एक बार फिर से पुनरुत्थान हुआ और मनु स्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, तो इसमें इसके वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। किसमें? इसी शुंग वंश में। और इसमें संस्कृत भाषा का एक बार फिर से पुनरुत्थान हुआ। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा राजत्व को प्राप्त किया गया। पुष्यमित्र शुंग ने अपने आप को बाद में राजा घोषित किया, राजत्व को प्राप्त किया गया। मौर्योत्तर काल में मौर्य शासकों की निर्बलता के फलस्वरूप मगध का सरकारी प्रशासन तंत्र शिथिल पड़ गया था और देश में आंतरिक और बाह्य संकटों का खतरा बढ़ गया था। इसी के कारण पुष्यमित्र शुंग ने मगध के साम्राज्य पर एकाधिकार करके यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा किया और शांति और व्यवस्था की स्थापना की। तो जब मौर्योत्तर काल में मौर्य निर्बल हो चुके थे, वे बौद्ध धर्म को अपना चुके थे, तो अहिंसा का मार्ग अपना लिए थे, अहिंसा का मार्ग अपना लिए थे। तो इसी मौर्योत्तर काल में मौर्य शासकों की निर्बलता के फलस्वरूप मगध का जो सरकारी प्रशासन तंत्र था वह शिथिल पड़ गया था और देश में आंतरिक और बाह्य संकटों का खतरा बढ़ गया था, जिसके कारण पुष्यमित्र शुंग ने मगध के साम्राज्य पर एकाधिकार करके यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की और शांति और व्यवस्था की स्थापना की। तो पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग का सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण किसका था? तो यवनों का आक्रमण। यवनों को इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया? तो रोक दिया, यवनों पर कब्जा किया। पुष्यमित्र शुंग का जो काल है उसे वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल या फिर ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल मानते हैं। तो जो पुष्यमित्र शुंग का समय है वह वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल या फिर ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि वैदिक पुनर्जागरण का काल किस वंश को कहा जाता है? तो शुंग वंश को। तो पुष्यमित्र शुंग, खास करके पुष्यमित्र शुंग का जो समय था उसे वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल या ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। शुंग वंश का अंतिम सम्राट था देवभूति। तो शुंग वंश का अंतिम सम्राट कौन था? देवभूति, जिसकी हत्या उसके ही सचिव वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर दिया और उसके बाद वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। तो 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या किसने की? तो उसी के सचिव वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में। और उसके बाद वासुदेव ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका क्या नाम था? कण्व वंश। उसका नाम था कण्व वंश। शुंग वंश में मानव आकृतियों के अंकन में काफ़ी कुशलता थी और चित्र में गरुड़, सूर्य और दूसरे चित्र में श्री लक्ष्मी का चित्रण अत्यंत कलापूर्ण होता था। तो शुंग वंश में मानव आकृतियों के अंकन में काफ़ी कुशलता थी, अर्थात शुंग वंश में जो लोग मानव की आकृति बनाने में काफ़ी कुशल थे, मानव की आकृति बहुत ज़्यादा बनाते थे। साथ ही साथ एक चित्र में गरुड़, सूर्य का भी चित्रण किया गया है। एक चित्र में गरुड़ और सूर्य का भी चित्रण किया गया है तथा दूसरे चित्र में श्री लक्ष्मी का चित्र अत्यंत कलापूर्ण रूप से बनाया गया है। तो एक दूसरे चित्र में शुंग वंश में के दूसरे चित्र में श्री लक्ष्मी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कलाकृति या चित्रण किया गया है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को पुनरुत्थान किया। अभी हमने बताया कि शुंग वंश में ब्राह्मण या वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। तो इस पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। गंगों का सर्वोत्तम स्मारक क्या था? शुंगों का सर्वोत्तम स्मारक था स्तूप। तो जो शुंग थे उनका सर्वोत्तम स्मारक था स्तूप। वे स्मारक के रूप में क्या बनाते थे? तो स्तूप बनाते थे। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका की प्राप्ति हुई है, जिसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था तथा इसमें कमल, राजा, रानी, पुरुष, पशु, बोधिवृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्पवृक्ष आदि जो है प्रमुख बनाए गए हैं। तो बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और वेदिका का मतलब होता है दीवार।
तो पत्थर की दीवार की प्राप्ति हुई है, पाषाण वेदिका की प्राप्ति हुई है, जिसका निर्माण शुंग वंश में किया गया था, जिसमें कमल, राजा, रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष ये सभी क्या हैं तो काफ़ी प्रमुख हैं। ये सभी चीज़ें बनाई गई हैं। शुंग वंश में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है? निष्क कहा जाता है, दिनार कहा जाता है, सुवर्ण कहा जाता है और मात्रिक। तो शुंग वंश में सोने की जो मुद्राएं होती थी उन्हें किस नाम से जानते थे? निष्क, दिनार, सुवर्ण और मात्रिक। तांबे के सिक्कों को कासार्पण कहा जाता था। तो शुंग वंश में तांबे के सिक्के को कासार्पण कहा जाता था और चांदी के सिक्के को पुराण अथवा धारण कहा जाता था। तो शुंग वंश में तांबे के सिक्के को कासार्पण कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्के को पुराण अथवा धारण कहा जाता था। शुंग वंश में बाल विवाह का प्रचलन आरंभ हो गया तथा कन्याओं का विवाह 8 से 12 वर्ष की आयु में ही हो जाती थी। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल विवाह का प्रचलन किस वंश में हुआ था? तो शुंग वंश में। तो शुंग वंश में बाल विवाह का प्रचलन की शुरुआत हुई थी और कन्याओं का विवाह 8 से लेकर 12 वर्ष की आयु में ही कर दिया जाता था। शुंग राजाओं का काल वैदिक काल की अपेक्षा एक बड़े लोगों के मस्तिष्क की परंपरा, संस्कृति और विचारधारा को प्रतिबिंबित करने में समर्थ था। तो जो शुंग राजाओं का काल था वह वैदिक काल की अपेक्षा एक बड़े लोगों के मस्तिष्क की परंपरा, संस्कृति और विचारधारा को प्रतिबिंबित करने में समर्थ था। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोधगया से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ भरहुत, सांची और बेसनगर की कला भी क्या है तो काफ़ी उत्कृष्ट है। तो जो भरहुत है, जो सांची है और बेसनगर, इन सभी के जो स्तूप हैं इनके निर्माण में शुंग वंशों का बहुत बड़ा हाथ है। खास करके भरहुत स्तूप तो शुंग वंश के काल में ही बनाए गए हैं और बेसनगर अभिलेख इन्हीं के काल में उत्कीर्ण किए गए हैं। तो शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से मिलते हैं? तो बिहार के बोधगया से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ भरहुत, सांची और बेसनगर की कला भी क्या है तो काफ़ी उत्कृष्ट है। महाभाष्य के अलावा मनु स्मृति का मौजूदा स्वरूप की भी रचना संभवतः इसी काल में हुई है। तो अभी हमने देखा था कि जो मनु स्मृति है उसके मौजूदा स्वरूप की रचना इसी शुंग वंश में हुई थी। तो क्या क्या महाभाष्य के अलावा भी मनु स्मृति के मौजूदा स्वरूप की रचना इसी शुंग वंश में हुई थी। विद्वानों के अनुसार शुंग वंश में महाभारत के शांतिपूर्ण तथा अश्वमेध का भी वर्णन है। तो विद्वानों के अनुसार शुंग वंश में महाभारत के शांतिपूर्ण और अश्वमेध यज्ञ का भी वर्णन किया गया है। दिव्यावदान के अनुसार शुंगों ने बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी उदासीन का भाव रखा था, अर्थात न आदर का भाव रखा था न ही द्वेष का। तो दिव्यावदान के अनुसार शुंग जो थे उन्हें बौद्ध धर्म के प्रति किसी तरह से कोई मतलब नहीं था। जिस प्रकार मौर्य वंश की समाप्ति हुई, मौर्य वंश बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को निगलेक्ट कर दिया। हालांकि निगलेक्ट तो नहीं किया, लेकिन उसके प्रति उदासीन हो गए। अर्थात न तो ये बौद्ध धर्म को स्वीकार किए, न ही बौद्ध धर्म के प्रति इनकी कोई द्वेष था। तो बौद्ध शुंगों के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति उदासीन का भाव था। न तो उनके प्रति कोई आदर था, न ही उनके प्रति कोई द्वेष की भावना थी। शुंगों ने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री नियुक्त किया था। हालांकि शुंग वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म के कुछ मंत्रियों को, बौद्ध धर्म के कुछ व्यक्तियों को अपना मंत्री नियुक्त किया था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग 36 वर्ष तक शासन किया था। तो पुराणों में क्या बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्ष तक शासन किया? 36 वर्षों तक। पुष्यमित्र शुंग का काल कब तक रहा? 148 ईसा पूर्व तक। तो जो पुष्यमित्र शुंग था उसका शासन काल कब तक रहा? 148 ईसा पूर्व तक। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या के बाद अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया और उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा पुष्यमित्र शुंग के कब्जे में आ गया। तो पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ की हत्या की
तो उसके बाद उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर इसने कब्जा किया और उसके बाद इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। कौन क्या कराया? अश्वमेध यज्ञ कराया, 2 अश्वमेध यज्ञ। शुंग राजवंश के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पंजाब के जालंधर से। तो शुंग राजवंश के शिलालेख पंजाब के जालंधर से प्राप्त हुए हैं। दिव्यावदान नामक ग्रंथ के अनुसार शुंग वंश का राज्य सांगला, जो कि वर्तमान सियालकोट है, वहाँ तक विस्तृत था। तो दिव्यावदान के अनुसार शुंग वंश का राज्य सांगला, जो कि वर्तमान सियालकोट का इलाका है, वहाँ तक विस्तृत था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग एक महान राजा था। तो पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को एक महान राजा घोषित किया गया है। तो पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग एक महान राजा था। महाभारत में पतंजलि और पाणिनि के अष्टाध्याय के अनुसार पुष्यमित्र शुंग कौन से गोत्र का था? तो भारद्वाज ब्राह्मण गोत्र का था। तो महाभारत में पतंजलि और पाणिनि के अष्टाध्याय के अनुसार क्या बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग का जो गोत्र था वह कौन सा गोत्र था? तो भारद्वाज ब्राह्मण। पुष्यमित्र शुंग का गोत्र था भारद्वाज ब्राह्मण। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। तो शुंग वंश की राजधानी, या यूँ कहे तो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा। पुष्यमित्र शुंग प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रखने में सफल रहा। तो जो पुष्यमित्र शुंग था वह प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रखने में सफल रहा, अर्थात उसको जाया नहीं होने दिया, नष्ट होने नहीं दिया, उसको सुरक्षित रखने में सफल रहा। पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक, तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में मगध तक। तो पुष्यमित्र शुंग का जो साम्राज्य विस्तार था वह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक था। दिव्यावदान और तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने जालंधर और सियालकोट पर भी कब्जा किया। तो दिव्यावदान और तारानाथ के अनुसार क्या बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने जालंधर और सियालकोट पर भी कब्जा किया था। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जालंधर और सियालकोट। पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार या राजकुल के लोगों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा की शुरुआत की। तो पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार जिसे राजकुल भी कहते थे, तो इन सभी को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा की शुरुआत की। तो याद रखेंगे कि अपने राजकुमार अर्थात अपने पुत्रों को अपने राज्य के राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा की शुरुआत किस वंश से की गई? तो शुंग वंश में। किसके द्वारा? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, जो कि उस समय विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का राज्यपाल था। धनदेव कौशल का राज्यपाल था, जबकि ये सभी राजकुमार सेना के संचालक भी थे। तो पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था अग्निमित्र, जो कि विदिशा का राज्यपाल था, साथ ही साथ यह विदिशा की सेना का संचालक भी था। जबकि धनदेव कौशल का राज्यपाल था। धनदेव कहाँ का राज्यपाल था? कौशल का। याद रखेंगे कि जो पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था अग्निमित्र, जो कि विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का राज्यपाल था, जबकि धनदेव कौशल का राज्यपाल था। और ये सभी जो राज्यपाल थे सेना के संचालक भी थे। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का अगला उत्तराधिकारी बना, और जो कि विदिशा का राज्यपाल या फिर उपराजा था, और उसने मगध में 8 वर्षों तक शासन किया। तो जब पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो गई, कब मृत्यु हुई? 148 ईस्वी में। तो उसकी मृत्यु के बाद अग्निमित्र शुंग वंश का अगला शासक बना, जो कि उस समय क्या था? विदिशा का राज्यपाल या फिर उपराजा नियुक्त था।
और उसने मगध में 8 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक। अग्निमित्र कब गद्दी पर बैठा? तो 149 ईसा पूर्व में। अग्निमित्र शुंग वंश के गद्दी पर 149 ईसा पूर्व में बैठा। अग्निमित्र शुंग को कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में नाटक का पात्र बताया गया, नाटक का पात्र बनाया गया। अतः कालिदास अग्निमित्र शुंग के क्या थे? तो समकालीन थे। तो अग्निमित्र शुंग को कालिदास के द्वारा रचा गया हमने बताया भी है, मालविकाग्निमित्रम नामक एक नाटक था कालिदास का। तो इस मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक में जिसकी रचना किसने की थी? तो संस्कृत के भारत के जो सबसे महान नाटककार थे जिनका नाम था कालिदास। तो शेक्सपियर कहे जाते हैं, संस्कृत के शेक्सपियर कालिदास, भारत के शेक्सपियर। तो अग्निमित्र शुंग को कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में नाटक का प्रमुख पात्र बताया गया है। तो चूंकि मालविकाग्निमित्रम में इसी अग्निमित्र और उनके प्रेमिका के बारे में कहानी है, तो मालविकाग्निमित्रम जिसकी रचना कालिदास ने की थी, तो उसमें मुख्य पात्र कौन है? तो यही अग्निमित्र है। अतः अग्निमित्र पूछा जाए कि किसके समकालीन थे? तो कालिदास के। तो अग्निमित्र किसका समकालीन? कालिदास का समकालीन था। अग्निमित्र शुंग के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो पुराणों से, कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम से, और उत्तरी पांचाल अर्थात जिसे रुहेलखंड कहा जाता था, तथा उत्तर कौशल से प्राप्त मुद्राओं से। तो अग्निमित्र शुंग के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? पुराणों से, कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम से, उत्तरी पंचाल जिसे उस समय जो वर्तमान में रुहेलखंड है उसे उस समय उत्तरी पांचाल कहा जाता था, तो वहाँ से भी इस अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उत्तर कौशल से प्राप्त मुद्राओं से भी इस अग्निमित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र शुंग और उसकी तीसरी पत्नी मालविका के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। तो अग्निमित्र की 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था धारिणी, दूसरी पत्नी का नाम था इरावती और तीसरी पत्नी थी मालविका। तो इसी मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र शुंग और इसकी तीसरी पत्नी मालविका से प्रेम विवाह का वर्णन है। अग्निमित्र की पहली पत्नी थी धारिणी और दूसरी पत्नी का नाम था इरावती। धारिणी और इरावती। अग्निमित्र शुंग के बारे में कहा जाए तो यह साहित्य प्रेमी और कला प्रेमी था। तो यह अग्निमित्र शुंग साहित्य और कला प्रेमी था। अग्निमित्र शुंग ने विदिशा, जो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, विदिशा को राजधानी बनाया और विदिशा में अधिक से अधिक ललित कलाओं को प्रश्रय दिया। तो अग्निमित्र शुंग ने विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो उसे राजधानी बनाया और विदिशा में अधिक से अधिक ललित कलाओं को क्या किया? तो प्रश्रय दिया। अग्निमित्र की मृत्यु कब हुई? तो 141 ईसा पूर्व। अग्निमित्र की मृत्यु 141 ईसा पूर्व में हुई। 141 ईसा पूर्व में जब अग्निमित्र की मृत्यु हुई तो शुंग वंश का अगला शासक कौन बना? अग्निमित्र शुंग का पुत्र वसुज्येष्ठ, जिसे सुज्येष्ठ भी कहा जाता है। यह 141 ईसा पूर्व से लेकर 131 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो जब 141 ईसा पूर्व में शुंग वंश का शासक, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अग्निमित्र। तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र वसुज्येष्ठ, जिसे सुज्येष्ठ भी कहा जाता है, तो वह क्या बना? शुंग वंश का अगला उत्तराधिकारी बना। यह सुज्येष्ठ 141 ईसा पूर्व से लेकर 131 ईसा पूर्व तक शुंग वंश पर शासन किया। तो सुज्येष्ठ 141 ईसा पूर्व से लेकर 131 ईसा पूर्व तक शुंग वंश पर शासन किया। वसुज्येष्ठ, जिसे सुज्येष्ठ के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद शुंग वंश का अगला उत्तराधिकारी बना वसुमित्र। तो वसुज्येष्ठ, जिसे सुज्येष्ठ के नाम से भी जाना जाता था,
तो उसके बाद शुंग वंश का अगला उत्तराधिकारी बना वसुमित्र। वसुमित्र जो सुज्येष्ठ का भाई था। वसुमित्र कौन था? सुज्येष्ठ का भाई था। और 131 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा। कब? 131 ईस्वी में। वसुज्येष्ठ का क्या था? यह सौतेला भाई था। तो याद रखेंगे जो वसुमित्र था वह वसुज्येष्ठ का सौतेला भाई था। इम्पॉर्टेंट है। वसुमित्र ने यवनों पर विजय प्राप्त किया था। तो वसुमित्र का सबसे इम्पॉर्टेंट विजय है यवनों पर विजय। तो वसुमित्र ने यवनों पर विजय प्राप्त किया था। यवन कहाँ के थे? तो जो यवन थे ये यूनान के थे। यूनान के। एक दिन नृत्य का आनंद लेते समय मुजदेव नामक व्यक्ति ने वसुमित्र की हत्या कर दी। 124 ईसा पूर्व में लगभग 8 वर्षों तक इसका शासन रहा। तो जब एक दिन नृत्य का आनंद ले रहा था कौन? यह वसुमित्र। तो वसुमित्र की हत्या किसने की? मुजदेव ने। मुजदेव ने इस वसुमित्र की हत्या कर दी। कब? 124 ईसा पूर्व में। 124 ईसा पूर्व में, अर्थात यह लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। तो जो ये वसुमित्र था यह लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। वसुमित्र को सुमित्रा के नाम से भी जानते थे। मत्स्य पुराण की हस्तलिपि के दौरान इसे क्या कहा गया है? वसुमित्र को सुमित्रा। तो सुमित्रा जो था यह क्या था? वसुमित्र का दूसरा नाम था सुमित्रा, जो मत्स्य पुराण की हस्तलिपि के दौरान प्राप्त हुआ, लिखा गया। वसुमित्र शुंग के शासनकाल में रामायण, महाभारत और तमाम श्रुति साहित्यों का संकलन भी किया गया। तो वसुमित्र शुंग के शासनकाल में क्या किया गया? तो महाभारत और तमाम श्रुति साहित्य का मतलब होता है जिसको पढ़ के सुनाया जाता है, तो उनका संकलन किया गया। वसुमित्र के बाद शुंग वंश के अगले कौन कौन से राजा हुए? तो वसुमित्र के बाद अगले राजा हुए आंध्रका। कौन? आंध्रका, जो 124 ईसा पूर्व से लेकर 122 ईसा पूर्व तक पुष्यमित्र शुंग का शासक था। तो जो आंध्रका है 124 ईसा पूर्व से लेकर 122 ईसा पूर्व तक क्या था? तो शासक था। इसके बाद पुलिंदका। तो आंध्रका के बाद आ जाएगा पुलिंदका, जो 122 ईस्वी से लेकर एक महज 3 बरस 119 ईसा पूर्व तक ही शासन किया। तो पुलिंदका जो 122 ईसा पूर्व से लेकर 119 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद आता है घोष। घोष जो है वह 119 ईसा पूर्व से लेकर 116 ईसा पूर्व तक था। तो जो घोष है वह 119 ईसा पूर्व से लेकर 116 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद है वज्रमित्र। तो वज्रमित्र 116 ईसा पूर्व से 110 ईसा पूर्व तक क्या था? तो मिस्र का शासक था। तो वज्रमित्र 116 ईसा पूर्व से लेकर 110 ईसा पूर्व तक क्या था? तो यह जो पुष्यमित्र शुंग का काल था, जिसे शुंग वंश के नाम से जानते हैं, तो वह क्या था? तो वज्रमित्र ये क्या थे? अगले राजा थे। इसके बाद भागभद्र। इसके बाद है भागभद्र, जिससे भागभद्र को भाग मित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो भागभद्र जिसका जो 110 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो 110 ईसा पूर्व में पुराणों के अनुसार विदिशा में इसने अदालत का निर्माण कराया। तो भागभद्र में क्या बताया गया है कि 110 ईसा पूर्व में पुराणों के अनुसार विदिशा में अदालत का इसने क्या किया? तो निर्माण किया। तो पुराणों में क्या बताया गया है कि जो विदिशा था तो वहाँ पे भागभद्र ने एक अदालत का निर्माण किया था। कब? 110 ईसा पूर्व में। 110 ईसा पूर्व में। इसके बाद आता है देवभूति, जो कि अंतिम शासक था। यह 83 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक क्या रहा? तो यह शासक रहा। किसका? शुंग वंश का। तो देवभूति जो कि अंतिम शासक था वह 85 ईसा पूर्व से लेकर
85 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक क्या किया? तो शासन किया। अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या 75 ईसा पूर्व में इसके सेनापति और मंत्री वासुदेव ने कर दी और शुंग वंश की समाप्ति कर दी तथा कण्व वंश की शुरुआत की। किस वंश की शुरुआत की? कण्व वंश। देवभूति शुंग राजवंश का अंतिम शासक था। जो देवभूति था वह शुंग राजवंश का अंतिम शासक था और उसकी हत्या 75 ईसा पूर्व में इसके सेनापति, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था देवभूति, जिसका नाम था वासुदेव, जो इसका सेनापति और मंत्री दोनों था, तो उसने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। देवभूति शुंग राजवंशों का अंतिम शासक था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की माता थी कौत्सी। देवभूति की माता का क्या नाम था? कौत्सी। वज्रमृत के शासन काल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके दरबार में विदिशा में उपस्थित हुआ था। तो जिस समय वज्रमृत का शासनकाल चल रहा था, तो उसी के शासनकाल में तक्षशिला का एक यवन नरेश था जिसका क्या नाम था? एंटियालकिड्स। यवन नरेश एंटियालकिड्स उसका एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। उसके दरबार में विदिशा में उपस्थित हुआ। उसके दरबार में कहाँ पे उपस्थित हुआ? विदिशा में। शुंग वंश के 8 राजाओं ने मगध के केंद्रीय भाग की विदेशियों से रक्षा की तथा मध्य भारत में शांति और सुव्यवस्था सहित विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को भी इसने क्या किया? तो कम होने नहीं दिया। तो शुंग वंश के राजाओं ने मगध के केंद्रीय भाग की विदेशियों से रक्षा की। जो मगध चूंकि केंद्र में था तो उसकी रक्षा विदेशियों से की तथा मध्य भारत में शांति और सुव्यवस्था सहित विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति कायम करने में क्या रहा? तो यह काफी सफल रहा। शुंगों ने मौर्य साम्राज्य की ध्वंसावशेषों पर वैदिक संस्कृति के आदर्शों की प्रतिष्ठा कायम रखी। तो शुंगों ने मौर्य वंश के ध्वंसावशेषों पर वैदिक संस्कृति के आदर्शों की प्रतिमा कायम कर दी। इसी कारण शुंग राजवंश का काल क्या किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक पुनरुत्थान या फिर हिंदू पुनरुत्थान या फिर ब्राह्मण पुनरुत्थान का काल माना जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालविकाग्नि मित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के समय लगभग 184 ईसा पूर्व में विदर्भ युद्ध तथा दूसरे विदर्भ युद्ध का वर्णन है और इस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग की विजय का वर्णन है। अर्थात इस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग जीत जाता है और राज्य का विभाजन दो भागों में हो जाता है। और राज्य का विभाजन कितने भागों में हो जाता है? 2 भागों में। एक राज्य का राजा पुष्यमित्र शुंग रहता है तो दूसरे राज्य का राजा कौन रहता है? माधवन। दूसरे राज्य का राजा बनता है माधव सेन। और दोनों राज्यों की सीमा रेखा कौन बन गई? तो वर्षा नदी। दोनों राज्यों की सीमा रेखा बन गई वर्षा नदी। याद रखेंगे कि मालविकाग्नि मित्रम में क्या लिखा गया है कि पुष्यमित्र शुंग के समय लगभग 184 ईसा पूर्व में विदर्भ युद्ध से पहले पुष्यमित्र शुंग विदर्भ के लड़ाई में पुष्यमित्र शुंग जीत गया और उस राज्य का विभाजन हालांकि 2 भागों में हो गया था। पहला है एक राज्य का वैसा राजा जो पुष्यमित्र शुंग की तरह था, एक राज्य का वैसा राजा जो पुष्यमित्र शुंग ही था, तथा दूसरे का राजपाट किसको मिल गया? माधव सेन को। दूसरे का राजपाट मिल गया माधव सेन को और दोनों राज्यों की सीमा क्या हो गई? तो विस्तार किसके द्वारा हो गया? और दोनों राज्यों का जो सीमा कौन बन गया? तो वर्षा नदी। दोनों राज्यों का सीमा रेखा बन गया वर्षा नदी। विदर्भ पर विजय के बाद शुंग साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक पहुँच गया? तो नर्मदा नदी तक। तो जब विदर्भ पर विजय प्राप्त कर लिया शुंगों ने, तो उसके बाद इनका साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? नर्मदा नदी तक। पुष्यमित्र शुंग की सबसे बड़ी विजय किसे मानी जाती है? तो पुष्यमित्र शुंग की सबसे बड़ी विजय
यवनों जो कि मूलतः कहाँ के निवासी थे, यूनान के। तो यवनों जो कि मूलतः यूनान के निवासी थे, तो उनको मध्य प्रदेश से निकालकर सिंधु नदी तक क्या कर दिया गया, खदेड़ दिया गया। तो पुष्यमित्र शुंग की सबसे बड़ी विजय थी या फिर सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, यवनों जो कि मूलतः क्या थे, यूनानी थे, तो यवनों को मध्य प्रदेश से निकालकर सिंधु घाटी की नदी तक, सिंधु घाटी के नदी क्षेत्र तक क्या किया जाए, तो उसको वहां तक पराजित किया। तो यवनों को मध्य देश से निकालकर पुष्यमित्र शुंग ने सिंधु नदी तक खदेड़ दिया और उसे फिर क्या कर दिया, एक बार फिर से पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा। तो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ पे थी, तो पाटलिपुत्रा में, जो वर्तमान पटना का इलाका है। पुष्यमित्र, तो शुंग वंश में शासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, तो वह ग्राम होती है। तो शुंग वंश में शासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, ग्राम होती है। शुंग काल आते आते मौर्यकालीन नियंत्रण की शिथिलता पड़ गई और सामंतीकरण की प्राप्ति, जो सामंतीकरण की प्रवृत्ति है उसके बारे में ये जो बीए जो कह रहे हैं। तो शुंग काल आते आते मौर्य काल की नियंत्रण की, जो मौर्य काल का नियंत्रण था सामंतों पर, वह धीरे धीरे क्या पड़ने लगा, तो काफ़ी कमज़ोर हो गया और सामंतीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी। और किस चीज़ की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी, तो सामंतीकरण की। बहुत सारे सामंत हो गए। शुंगों का प्रारंभिक निवास कहाँ पे था, तो उज्जैन के मध्य प्रदेश में। तो जो शुंगों का प्रारंभिक निवास स्थान था उज्जैन के मध्य प्रदेश में था। मौर्य सत्ता के उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन थे, तो देसी, सब दो भागों में, एक देसी था और एक विदेशी था। तो देसी में कौन कौन आते थे, तो शुंग वंश, कण्व वंश और सतवाहन वंश। साथ ही साथ जो सतवाहन या विदेशी कुछ जो आक्रमण था, तो शुंगों मौर्य सत्ता के उत्तराधिकारी राज्य कौन थे, एक तो देसी राज्य था जिसके अंतर्गत शुंग, कण्व और सतवाहन वंश आते थे, और दूसरा था विदेशी, जो इसमें यवन के द्वारा मौर्यों की सेवा में तीर चलाया गया था। तो मौर्य सत्ता के उत्तराधिकारी राज्य थे देसी, जिसके अंतर्गत शुंग, कण्व और सतवाहन वंश क्या है, तो शामिल हैं। सतवाहन वंश आते थे। और विदेशी जिसे यवन सत्ता भी कहा जाता था, तो वहाँ के उत्तराधिकारी राज्य कौन थे, तो शुंग वंश पहले मौर्यों की सेवा में थे। तो जो शुंग वंश था इसके पहले मौर्य की सेवा करते थे। मौर्य वंश के पतन के बाद अगला वंश कौन बना, तो शुंग वंश। तो मौर्य वंश की पतन के बाद अगला वंश बना शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो अयोध्या अभिलेख से। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। अयोध्या अभिलेख। बृहद्रथ की हत्या के कारण मगध में विद्रोह आरंभ हो गया और कुछ समय के लिए पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ पर बना दी गई, तो विदिशा में परिवर्तित कर दी गई। तो बृहद्रथ की जब हत्या हो गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तो मगध में विद्रोह आरंभ हो गया और कुछ समय के लिए पुष्यमित्र शुंग अपनी राजधानी कहाँ पे बना दिया, तो विदिशा को कुछ समय तक राजधानी बना दिया। हालांकि बाद में इस विदिशा को राजधानी पूरी तरह से बना दिया जाएगा। अयोध्या अभिलेख में धनदेव का नाम विदिशा के राज्यपाल के रूप में लिखा गया है। तो अयोध्या अभिलेख में किसका वर्णन है, तो अयोध्या अभिलेख में धनदेव, जो कि आगे आएगा, अभी हम लोग देखेंगे धनदेव कौन था। तो धनदेव का नाम विदिशा के राज्यपाल के रूप में उल्लिखित है। वे विदिशा क्या थे, तो राज्यपाल थे। इसके बाद है कि पुष्यमित्र शुंग ने महर्षि पतंजलि के सहयोग से अपने शासन काल के प्रारंभ में तथा अपने शासन के अंत में 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया। तो याद रखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने महर्षि पतंजलि के सहयोग से ओपन टेनिस के प्रारंभ में
पुष्यमित्र शुंग ने महर्षि पतंजलि के सहयोग और अपने शासन के प्रारंभ में तथा अपने शासन के अंत में 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया। कितने? 2। एक बात याद रखें कि महर्षि पतंजलि जिन्हें पहला योग गुरु जाना जाता है, तो उनके द्वारा अष्टाध्यायी पर टीका अर्थात महाभाष्य लिखा गया। तो याद रखें कि महर्षि पतंजलि जो पहले योग गुरु थे, पहला योग गुरु पूछा जाए तो कौन थे? महर्षि पतंजलि। तो उनके द्वारा अष्टाध्यायी पर टीका अर्थात महाभाष्य की रचना की। तो महर्षि पतंजलि ने किस पर महाभाष्य की रचना की थी? तो वह अष्टाध्यायी पर, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पर। पुष्यमित्र शुंग ने कितने स्तूपों का विनाश कराया? 84,000 स्तूप। तो पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों का क्या किया? तो विनाश किया, नष्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण किया और सांची के स्तूप की मरम्मत भी कराई। तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप के निर्माण किया और सांची के स्तूप की क्या की? तो मरम्मत की। अब हम लोग थोड़ा सा भरहुत स्तूप के बारे में देखते हैं। स्तूप यानी कि लेख, इसकी खोज किसने की थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे 1922 ईस्वी में, तो याद रखेंगे कि इसकी खोज किसने की थी? भरहुत स्तूप की भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब किया? 1873 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भरहुत स्तूप का खोज किसने किया? भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब किया? तो 1873 ईस्वी में। 1800 कौन ईस्वी में? 73 ईस्वी में। इसके बाद यह किस स्थान पे मिला है भरहुत स्तूप? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में। मध्य प्रदेश के सतना जिले में तोरण द्वार और वेष्टनी का निर्माण इसी समय शुरू हो गया था। तो तोरण द्वार और केसष्टनी का निर्माण किसने किया था? तो शुंग वंशों ने। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट सांची का स्तूप। तो हम देखते हैं अब लोग सांची के स्तूप के बारे में। सांची के स्तूप में कुल स्तूपों की संख्या कितनी है? तो 3 है, जिसमें कि एक बड़ा स्तूप है जिसे महास्तूप भी कहा जाता है, और 2 छोटे छोटे स्तूप हैं। याद रखेंगे। तो सांची के स्तूप में कुल कितनी स्थलों की संख्या है? 3, जिसमें एक बड़ा स्तूप है जिसे महास्तूप तथा 2 छोटे छोटे स्तूप हैं। 2 छोटे छोटे स्तूप हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सांची स्तूप में कुल स्तूपों की संख्या है 3, जिसमें कि एक बड़ा स्तूप है जिसे महास्तूप के नाम से जाना जाता है, और 2 छोटे छोटे स्तूप हैं। 2 छोटे छोटे स्तूप हैं। इस महास्तूप में महात्मा बुद्ध के धातु अवशेषों का वर्णन है। तो महास्तूप में महात्मा बुद्ध का धातु अवशेष है, और इसका निर्माण किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने। तो इस सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? मौर्य सम्राट अशोक ने। दो छोटे छोटे स्तूप हैं, तो उनमें एक छोटे स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष मिलते हैं। तो जो एक छोटा जो स्तूप है उसमें अशोककालीन धर्म प्रचारकों का क्या है? तो अवशेष है। जबकि जो दूसरा छोटा स्तूप है उसमें महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोदगलयान के धातु के अवशेष हैं। तो जो दूसरा छोटा स्तूप है वहाँ पे महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य, एक का नाम था सारिपुत्र और दूसरे का नाम था महामोदगलयान, इनके धातु के अवशेष हैं। महास्तूप का निर्माण मौर्य काल के समय ईंटों से हुआ था तथा इसके चारों ओर काष्ठ वेदिका का निर्माण किया गया था। काष्ठ वेदिका का मतलब चारों तरफ लकड़ी की क्या थी? तो दीवारें थी। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने काष्ठ वेदिका को हटा करके पाषाण वेदिका का निर्माण किया, अर्थात इसने लकड़ी का जो
चार दीवार था उसको हटा करके इसकी मजबूती बनाए रखने के लिए इस पाषाण वेदिका का निर्माण किया। तो महास्तूप का निर्माण मौर्य काल के समय हुआ था। किससे? ईंटों से। और इसके चारों ओर काष्ठ वेदिका का निर्माण किया गया था। काष्ठ वेदिका का मतलब होता है लकड़ी का जो चारों तरफ दीवार होता है। तो उसके जगह पर इसने पुष्यमित्र शुंग ने काष्ठ वेदिका की जगह पाषाण वेदिका का निर्माण किया होता। पाषाण वेदिका का मतलब होता है पत्थर की दीवार है। पाषाण मतलब पत्थर। भारत पर यवनों का पहली बार आक्रमण किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत पर यवनों का पहली बार आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। यवनों का मूल निवास का स्थान कहाँ पे था? तो अफगानिस्तान के बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में। यहीं पर क्या थे? तो ये सब बसे हुए थे। तो यवनों का मूल स्थान कहाँ पे था? अफगानिस्तान के बैक्टीरिया क्षेत्र में। और यहीं पर वे क्या थे? तो बसे हुए थे। यवन वंश के प्रकार। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं यवन वंश। यवन वंश में दो राजा हुए, एक डेमेट्रियस वंश और दो यूक्रेटिटाइस वंश। तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है यवन वंश को। एक का नाम था डेमेट्रियस वंश और दूसरे का नाम था यूक्रेटिटाइटिस वंश। यूक्रेटिटाइटिस वंश डेमेंडियस वंश का पहला आक्रमणकारी था। तो जो डेमेंडियंस वंश का पहला आक्रमणकारी और प्रौढ़धवन यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम ने 483 ईसा पूर्व में पंजाब पर विजय प्राप्त कर लिया और पंजाब के साकल, जिसे वर्तमान में सियालकोट कहते हैं, उसको क्या किया? तो राजधानी बना दिया। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो गार्गी संहिता से। तो डेमेट्रियस वंश का पहला आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम। कहाँ पे? डेमेट्रियस प्रथम ने 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में ही पंजाब पर इसने विजय प्राप्त कर लिया मौर्यों ने। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन बना? तो मिलांडर। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक बना मिलांडर, जो 165 ईस्वी से ईसा पूर्व से। तो एक मिलांडर जो था 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व तक था। तो मिलांडर जो मिलिंद पिन्हियों की रचयिता थे। कौन? नागसेन। उनसे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो डेमेट्रियस वंश का जो अगला प्रतापी शासक बनता है उसका नाम था मिलांडर। जो 165 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व तक था। और यह मिलांडर मिलिंद पिन्हियों के रचयिता नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो याद रखेंगे कि जो मिलिंद पिन्हो था उसकी रचना किसने की थी? तो प्रकृति ने। इंपॉर्टेंट है। तो डेमेट्रियस वंश का पहला आक्रमणकारी और प्रथम यवन आक्रमणकारी कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। उसने 483 ईसा पूर्व में पंजाब पर विजय प्राप्त किया और पंजाब के साकल, जिसे वर्तमान में सियालकोट कहते हैं, उसको जीत करके उसे अपना राजधानी बनाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? गार्गी संहिता से। डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक था मिनांडर। तो डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिनांडर था, जो 165 से 145 ईसा पूर्व तक रहा। 165 से 145 ईसा पूर्व तक रहा और इसने मिलिंद पिन्हों के रचयिता नागसेन से प्रभावित होकर यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इस किताब में मिलांडर को मिलिंद के नाम से भी लिखा गया है। तो डेमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक था कौन? मिनांडर, जो 165 ईस्वी से लेकर
145 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। इसने मिलिंद पिन्हो के रचयिता नागसेन ने कौन किताब लिखा? मिलिंद पिन्हो। तो उसके रचयिता मिलिंद पिन्हो के रचयिता नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया और इस मिलिंद पिन्हो में मीनांडर को मिलिंद के नाम से भी लिखा गया है। तो मिलिंद पिन्हो में मीनांडर को क्या लिखा गया है? मिलिंद। एक अज्ञात यूनानी के द्वारा 80 ईसा पूर्व से लेकर 115 ईसा पूर्व के बीच पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक एक नए पुस्तक की रचना की गई। तो एक अज्ञात यूनानी के द्वारा 80 ईसा पूर्व से 115 ईसा पूर्व के बीच पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी नामक एक पुस्तक की रचना की गई, जिसमें पेरिप्लस का मतलब होता है नौचालन चार्ट। नौचालन चार्ट अर्थात जो नाव चलाने वाला जो चार्ट होता है, और इरिथ्रियन सी का मतलब होता है लाल सागर। इरिथ्रियन सी का मतलब होता है लाल सागर। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के अनुसार गुजरात के भड़ौच में मिलांडर के सिक्कों का खूब प्रचलन हुआ था। तो मेरी पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में क्या लिखा गया है कि गुजरात के भड़ौच में मिनांडर के सिक्कों का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन किया गया। अब है यूक्रेटिटाइड्स। यूक्रेटिटाइड्स की वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तक्षशिला। जो यूक्रेटिटाइड्स हैं वे तक्षशिला के थे, उनकी राजधानी तक्षशिला थी। यूक्रेटिटाइड्स वंश का सबसे महान राजा था हेलियोडोरस। तो यूक्रेटिटाइड्स वंश का सबसे महान राजा था हेलियोडोरस, जिसने विदिशा, जिसे बेस नगर भी कहा जाता था, तो विदिशा अर्थात बेस नगर में एक दूत भेजा और उसने दूत के द्वारा भागवत धर्म या फिर विष्णु के प्रतीक के रूप में एक गरुड़ स्तंभ भी भेजा। शुंग शासक भागवत, जिसे भागभद्र कहते हैं, परम भागवत भी कहते हैं, उसके शासनकाल में। तो यूक्रेटिटाइड्स वंश के सबसे महान राजा था हेलियोडोरस। उसने विदिशा अर्थात बेस नगर में एक दूत भेजा। दूत के साथ एक भागवत धर्म अर्थात विष्णु के प्रतीक के रूप में एक गरुड़ स्तंभ भेजा। क्या चीज़? गरुड़ स्तंभ। किसके समय? तो शुंग शासक भागवत, जिसे भागभद्र भी कहा जाता है, जो शुंग वंश का कौन सा? 9वां शासक था। तो शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र या फिर भागवत, जिसे परम भागवत भी कहते के नाम से जाना जाता था, तो उसके शासनकाल में यह गरुड़ स्तंभ भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट है VVI। किसने? हेलियोडोरस ने भेजा था, याद रखेंगे, हेलियोडोरस ने। शुंग वंश के शासन का अजंता के 9वें चैत्य मंदिर का निर्माण तथा पूना के पास का चैत्य विहार का निर्माण। तो शुंग वंश के शासनकाल में किसका निर्माण हुआ? अजंता के 9वें चैत्य मंदिर का निर्माण और पूना के पास का चैत्य विहार का निर्माण। यह दोनों शुंग वंश के शासनकाल में हुआ। तो शुंग वंश के शासनकाल में अजंता के 9वें चैत्य विहार का निर्माण और पूना के पास का चैत्य विहार का निर्माण, यह दोनों शुंग वंश के शासनकाल में हुआ। शुंग शासकों के द्वारा नासिक और कार्ले के चैत्य मंदिर का भी निर्माण किया गया। तो शुंग शासकों के द्वारा नासिक और कार्ले के चैत्य मंदिर का भी निर्माण किया गया। शुंग शासकों ने मथुरा में बहुत सारी यक्षिणियों की मूर्ति का निर्माण किया तथा अमरावती स्तूप का भी निर्माण किया। तो शुंग शासकों ने मथुरा में बहुत सारी यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति का निर्माण किया, साथ ही साथ अमरावती स्तूप का भी निर्माण किया। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्रा के कोकोटाराम मंदिर को ध्वस्त करने का 3 बार प्रयास किया, लेकिन तीनों बार असफल रहा। तो पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्रा के कोकोटाराम मंदिर को ध्वस्त करने का 3 बार प्रयास किया, लेकिन तीनों बार असफल रहा। पुष्यमित्र शुंग भारत में 36 वर्षों तक शासन किया। अभी हमने देखा, तो पुष्यमित्र शुंग ने भारत पर 36 वर्षों तक शासन किया। सप्ताह में केवल 7 दिन होते हैं, इसके बारे में भारतीयों को जानकारी किसने दी? तो यवनों ने। तो जिस प्रकार अभी वर्तमान में 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो इसके बारे में किसने बताया था? भारतीयों को यवनों ने। यह यवनों की देन है।
जो भारत में आज सप्ताह में 7 दिन होता है, यह यवनों का दिन है। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला तथा ज्योतिष विद्या का ज्ञान भारतीयों को किससे प्राप्त हुआ? यवनों के द्वारा। तो यवनों के द्वारा भारतीयों को नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला और ज्योतिष विद्या का ज्ञान, यह दोनों यवनों से प्राप्त हुआ। गार्गी संहिता जिसके रचनाकार कौन थे? तो गार्गी थे। तो गार्गी संहिता जिसके रचनाकार थे गार्गी, तो उसमें क्या लिखा गया? उसमें लिखा गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनानियों का ऋणी है तथा इसमें यह वर्णन है कि यद्यपि यवन बर्बर है पर ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वंदनीय है। तो गार्गी संहिता जिसके रचनाकार है गार्गी, उसमें लिखा गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है तथा इसमें यह भी लिखा गया है कि यद्यपि यवन बर्बर हैं पर ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वंदनीय भी हैं। बराह मिहिर ने क्या लिखा है कि यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं, हमने बताया था मलेच्छ किसे कहते हैं, तो बराह मिहिर ने बताया है कि यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं किंतु वे ज्योतिष के विद्वान हैं, अतः वे प्राचीन ऋषियों की भांति पूजनीय हैं। तो बराह मिहिर ने कहा है कि यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं किंतु वे ज्योतिष विज्ञान के विद्वान हैं, अतः वे प्राचीन ऋषियों की भांति पूजनीय हैं। लिखित सिक्का बनाने की कला की शुरुआत भारत में किसके द्वारा प्रारंभ की गई? यवनों के द्वारा। तो यवनों ने ही भारत में लिखित सिक्का बनाने की कला की शुरुआत की, अर्थात जो सिक्के पे लिखा रहता है ना भारत, जो चित्र बनाया रहता है, उसकी शुरुआत यवनों ने की। कला के क्षेत्र में यूनानी शैली और मथुरा शैली को मिलाकर गांधार शैली का उदय हुआ। तो कला के क्षेत्र में यूनानी शैली और मथुरा शैली को मिलाकर गांधार शैली का उदय हुआ। संस्कृत नाटकों में पट्टाक्षेप जिसे पर्दा प्रथा या यवनिका भी कहते हैं, इसकी शुरुआत किसने की? तो यवनों ने। तो संस्कृत नाटकों में पट्टाक्षेप, पर्दा प्रथा और यवनिका की शुरुआत किसने की? यवनों ने। भरहुत वेदिका स्तंभ लेख में पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों सहित सभी धर्मावलंबियों को के दान देने का वर्णन किया गया है। तो भरहुत वेदिका स्तंभ लेख में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बौद्धों सहित सभी धर्मावलंबियों को दान देने का वर्णन किया गया है। दान देने की राशि को कासार्पण अर्थात तांबे के सिक्के के रूप में वर्णन किया गया है। तो भरहुत वेदिका स्तंभ लेख में क्या बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के सहित सभी धर्मावलंबियों को दान दिया। और दान कैसे दिया? तो कासार्पण अर्थात तांबे के सिक्के के रूप में। भरहुत वेदिका या भरहुत स्तूप से शुंग वंश में श्रेणी व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस भरहुत वेदिका या भरहुत स्तूप से क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि शुंग वंश में श्रेणी व्यवस्था भी थी। साथ ही साथ पुष्यमित्र शुंग के बारे में वर्णन है कि वह सेना नहीं राजा था। तो भरहुत स्तूप में क्या लिखा गया? भरहुत स्तूप में शुंग वंश में श्रेणी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है और यह भी उसमें लिखा गया है पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि पुष्यमित्र शुंग सेना नहीं था बल्कि एक राजा था। अयोध्या अभिलेख के अनुसार मौर्य काल में लगे पशु बलि वध पर प्रतिबंध की शुंग काल में क्या कर दी गई? तो समाप्ति कर दी गई। तो अयोध्या अभिलेख में लिखा गया है कि जो मौर्य काल में पशु बलि के वध पर प्रतिबंध लगाया गया था उसे शुंग काल में समाप्त कर दिया गया। तो अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि मौर्य काल में जो पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था, मौर्य काल में इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। अर्थात शुंग वंश में इस पशु बलि को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। अयोध्या अभिलेख का निर्माण किसने किया? धनदेव ने। अयोध्या अभिलेख का निर्माण धनदेव ने किया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के घोसंडी से प्राप्त घोसंडी अभिलेख स्थानीय राजा सर्वतात का लेख है, जिसमें सर्वतात ने पराशरी पुत्र गजायन के सहयोग से अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। यह सभी किससे पता चलता है? घोसंडी अभिलेख से। घोसंडी शुंगों के अधीन एक लोकल क्षेत्र था। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के घोसंडी से प्राप्त
घोसंडी अभिलेख से पता चलता है, जो कि स्थानीय राजा सर्वतात का लेख था। इसमें सर्वतात के द्वारा पराशरी पुत्र गजायन के सहयोग से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का भी वर्णन है। और यह घोसंडी जो इलाका था वह शुंगों के अधीन था। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके पुनरुत्थान में सबसे विशेष योगदान था महर्षि पतंजलि का। तो शुंग वंश में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ और इसके पुनरुत्थान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? महर्षि पतंजलि का। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित था। यह प्रथम प्रस्तर स्मारक भी था और इस काल में भागवत धर्म का उदय और वासुदेव विष्णु की उपासना भी प्रारंभ हुई। तो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ था वह हिंदू धर्म से संबंधित था और साथ ही साथ प्रथम प्रस्तर स्मारक भी था। और इस शुंग वंश में भागवत धर्म का उदय और वासुदेव विष्णु की उपासना भी प्रारंभ हुई। अब है कि बाण भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग क्या था? अनार्य था और निम्न उत्पत्ति का था, निम्न जाति का था। तो बाण भट्ट ने एक हर्षचरित नामक किताब की रचना की थी। उसमें क्या लिखा गया है कि पुष्यमित्र शुंग आर्य नहीं था, अनार्य था और यह निम्न उत्पत्ति का था, अर्थात निम्न जाति का था, निम्न कुल का था। हर्षचरित के अनुसार मनु के द्वारा विपत्ति के समय ब्राह्मण को अपने वर्ण से भिन्न पेशा अपनाकर जीविका चलाने की छूट प्रदान की गई है। तो हर्षचरित में क्या लिखा गया है कि हर्षचरित में लिखा गया है कि मनु ने बताया है कि विपत्ति के समय ब्राह्मण को अपने वर्ग में, अर्थात जो उनका पेशा है, उस पेशा से अलग हटकर जीविका चलाने की भी छूट प्रदान की गई है। तो हर्षचरित में लिखा गया है कि मनु ने ऐसा कहा है कि जब ब्राह्मणों पर विपत्ति आ जाए तो वह अपने पेशा के बदले कोई और जीविका चलाने के लिए कोई और पेशा कर सकते हैं। विदर्भ के युद्ध में पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में शुंग सेनापति वीरसेना तथा विदर्भ के गवर्नर यज्ञसेन के मध्य युद्ध हुआ था और दोनों में वर्धा अर्थात वर्षा नदी को सीमा मानकर राज्य का बंटवारा कर दिया गया। तो विदर्भ के युद्ध में पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में शुंग सेनापति वीरसेना तथा विदर्भ के गवर्नर यज्ञसेना के मध्य में युद्ध हुआ था और दोनों के द्वारा वर्धा अर्थात वर्षा नदी को सीमा मानकर राज्य का बंटवारा किया गया। तो दोनों की राज्य का सीमा कौन बन गया? वर्धा या वर्षा नदी। शुंग काल में विदिशा का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक बढ़ गया था। तो शुंग काल में विदिशा का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक बढ़ गया था। यज्ञसेन विदर्भ का शासक था। जो यज्ञसेन था वह विदर्भ का शासक था जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो यज्ञसेन विदर्भ का शासक था जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। माधवसेन कौन था? तो अग्निमित्र का चचेरा भाई था। माधवसेन अग्निमित्र का चचेरा भाई था। तो ये तो था शुंग वंश का बड़ा साम्राज्य। इस शुंग वंश होता है समाप्त। इसके बाद एक छोटा सा वंश आता है, छोटा सा ब्राह्मण वंश जिसका नाम था कण्व वंश। तो जैसे ही शुंग वंश की समाप्ति हुई, शुंग वंश को समाप्त किया था किसने? वासुदेव ने, देवभूति ने। तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। तो कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक था। कब तक? 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में देवभूति, जो कि शुंग वंश का 10वां शासक था, तो उसकी हत्या कर देता है और एक बार फिर से एक नए वंश अर्थात कण्व वंश की स्थापना करता है। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का एक मंत्री था जिसका नाम था वासुदेव। तो उसने 75 ईसा पूर्व में
देवभूति जो कि शुंग वंश का 10वां और अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना करता है। कौन? कण्व वंश की स्थापना करता है। कण्व वंश का प्रवर्तक कौन था? वासुदेव। अभी हमने देखा कि वासुदेव कण्व वंश का प्रवर्तक था। वैदिक धर्म और सांस्कृतिक संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी, उसे कण्व वंश ने जारी रखा। तो जो वैदिक धर्म और सांस्कृतिक संरक्षण की परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी, उसको कण्व वंश ने क्या किया? तो जारी रखा। अर्थात जो हिंदू और ब्राह्मण के उत्थान के का जो कार्यक्रम था शुंग वंश में, उसने जारी रखा था, तो उसको कण्व वंश ने भी क्या किया? जारी रखा। इस कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुसमी, जिसे सुशर्मन भी कहा जाता है, जो अत्यंत अयोग्य एवं दुर्बल था। तो कण्व वंश का अंतिम राजा था सुसमी, जिसे सुशर्मन के नाम से भी जाना जाता है। वह अत्यंत अयोग्य एवं दुर्बल था। सुसमी के मगध क्षेत्र बहुत ही संकुचित हो गया था। तो सुसमी के समय जो मगध का क्षेत्र था, वह काफ़ी संकुचित और छोटा हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे अब मगध जो है वह छोटा होते जा रहा था, उसका विनाश होते जा रहा था। क्योंकि मौर्य के साम्राज्य तक जब अशोक था, तो वहाँ तक एक अखंड भारत था मगध, लेकिन जैसे ही उसने बौद्ध धर्म अपनाया, तो वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर शुरू हो गया। लेकिन कुछ हद तक शुंग वंशों ने उसे संभाल कर रखा, लेकिन इसके बाद मगध का पतन आरंभ हो गया। तो सुसमी के समय मगध का जो क्षेत्र था बहुत ही संकुचित अर्थात छोटा हो गया था। कण्व वंश का साम्राज्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित था और अनेक प्रांतों के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र घोषित होने लगा। तो कण्व वंश का जो साम्राज्य विस्तार था वह बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गया और बहुत सारे प्रांत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। वासुदेव का पुत्र था नारायण, वासुदेव का पुत्र था नारायण और नारायण का पुत्र था सुसमी। तो सुसमी को सिमुक ने पदच्युत करके एक नए वंश सातवाहन वंश की स्थापना की। तो वासुदेव का पुत्र था नारायण और नारायण का पुत्र था सुसमी या सुशर्मन। तो सुशर्मन को सिमुक ने क्या कर दिया? उसके पद से हटा दिया, उसको मार दिया और उसके बाद एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था सातवाहन वंश। क्या नाम था? सातवाहन वंश। जो कण्व वंश के शासक थे क्या थे? हिंदू थे अर्थात ब्राह्मण थे। तो कण्व वंश के शासक क्या थे? हिंदू अर्थात ब्राह्मण थे। अब कण्व वंश में कौन कौन से राजा हुए? तो कण्व वंश में कौन कौन से राजा हुए ये भी हम लोग देखें। तो सबसे पहले वासुदेव जो कि संस्थापक था, 75 ईसा पूर्व से 66 ईसा पूर्व तक। तो कण्व वंश के शासक में पहला था संस्थापक वासुदेव, जो 75 ईसा पूर्व से 66 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद उसका पुत्र भूमिमित्र, उसका पुत्र भूमिमित्र जो 66 ईसा पूर्व से 52 ईसा पूर्व तक था 14 वर्ष, और वासुदेव 9 वर्ष। तो भूमिमित्र कितना? 66 ईसा पूर्व से 52 ईसा पूर्व 14 वर्ष। उसके बाद भूमिमित्र का पुत्र नारायण, यह 12 वर्ष। भूमिमित्र का पुत्र नारायण 12 वर्ष अर्थात 52 ईसा पूर्व से लेकर 40 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अंतिम जो शासक बना नारायण का पुत्र सुशर्मन अर्थात सुसमी, 10 वर्ष बना, 40 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। 40 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। इस कण्व वंश को कण्वायन वंश भी कहते हैं। तो कण्व वंश को कण्वायन वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार शुंग पूरे पृथ्वी पर 112 वर्ष शासन किए, लेकिन अंततः यह पृथ्वी कण्वों को मिल जाएगी। तो पुराणों में लिखा गया है कि शुंग वंश पृथ्वी पर 112 वर्ष शासन करेंगे और अंत में यह किसे मिल जाएगी? तो यह पृथ्वी कण्वों को मिल जाएगी। अर्थात पुराणों में लिखा गया है कि जो शुंग वंश थे उन्होंने 112 वर्ष शासन किया। उसके बाद कौन शासन करेंगे? तो कण्व वंश। बाण भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार अति कामुक शुंग नरेश मंत्री वासुदेव के उकसाने पर देवभूति की दासी की कन्या के द्वारा क्या किया गया? मारा गया। इस कन्या ने रानी का रूप बनाया था। तो बाण भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित में लिखा गया है कि जो शुंग नरेश था देवभूति, तो
तो देवभूति तो वह काफ़ी विलासी था, महिलाओं का प्रेमी था, अति कामुक था। तो उसको उसके मंत्री वासुदेव ने एक दासी की कन्या को उकसा दिया, अर्थात दासी की कन्या को उसके पास भेज दिया। चूँकि वो तो कामुक था देवभूति, तो वासुदेव ने इसी लालच में एक दासी की कन्या, उसकी पुत्री को भेज दिया उसके पास, देवभूति के पास। तो इसी कामुकता के लालच में उस दासी की पुत्री ने देवभूति की क्या कर दी, तो हत्या कर दी। और वो कन्या किस चीज़ का रूप बनाकर गई थी, तो रानी का रूप बनाकर गई थी। पुराणों के अनुसार 112 वर्षों के शासन में, शुंग वंशों के 112 वर्षों के शासन में 45 वर्ष कणों भी शामिल है। तो पुराणों में लिखा गया है कि शुंग वंश ने 112 वर्ष शासन किया, जिसमें 45 वर्ष का शासन कण वंश के लोग भी थे। तो पुराणों में लिखा गया है कि शुंग वंश के द्वारा 112 वर्ष शासन किया गया, जिसमें 45 वर्ष कण वंश के राजा भी शामिल थे। पुराणों के अनुसार वासुदेव अर्थात कण्वायन 9 वर्ष तक राजा रहा। तो पुराणों में लिखा गया है कि वासुदेव अर्थात कण्वायन 9 वर्ष तक राजा रहा। वासुदेव का पुत्र भूमिपुत्र 14 वर्ष तक राजा रहा। जो वासुदेव का पुत्र था भूमिपुत्र, वह 14 वर्ष तक राजा रहा। और एक बात याद रखेंगे कि पुराणों में लिखा गया है, पुराणों में कि भूमिपुत्र के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो भूमिपुत्र के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, यह भी पुराणों में लिखा गया है, अर्थात भूमिपुत्र के सिक्के चलते थे। नारायण को विष्णु नारायण के नाम से भी जाना जाता है। तो नारायण को विष्णु नारायण के नाम से भी जाना जाता है। तो पुराणों में लिखा गया है कि नारायण अर्थात विष्णु नारायण कितने वर्षों तक शासन किया, 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक। और फिर पुराणों में लिखा गया है कि नारायण का पुत्र सुशर्मन, जो कि अंतिम शासक था, वह कितने वर्षों तक शासन किया, 10 वर्षों तक। तो नारायण का पुत्र सुशर्मन अर्थात सुशमी 10 वर्षों तक शासन किया। इसने कण्व वंश ने राजधानी विदिशा को हटाकर कहाँ बना दिया, तो पाटलिपुत्रा। तो कण्व वंश ने अपनी राजधानी जो कि शुंग वंश में विदिशा थी, उसको हटाकर कहाँ बना दिया, पाटलिपुत्रा। मगध के क्षेत्र में यह 45 वर्षों तक शासन किया। तो कण्व वंश ने मगध के क्षेत्र में 45 वर्षों तक शासन किया। तो ये तो थे मौर्योत्तर काल के ब्राह्मण वंश। एक बहुत बड़ा राजवंश था सातवाहन वंश, वह भी ब्राह्मण वंश था, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये मगध के इलाकों के बारे में हम लोग देख रहे हैं, मगध के क्षेत्र के। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग इसमें नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की जो वैल्यूएबल वीडियो जो आप जाएगी तो उसकी सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी। एक बात याद रखेंगे कि ये पूरा डिटेल में है, यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा है, बहुत डीप है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं है कहीं पढ़ने को। तो चलिए एंजॉय कीजिए, पढ़िए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।